गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेल्जियम और श्रीलंका सतह की साझेदारी चैप्टर में से आज हम उसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले हमारा जो टॉपिक था बेल्जियम, उसमें क्या था, फ्रेंच, डच और जर्मन लोगों की जो लैंग्वेज थी उसको लेकर विवाद हो रहा था, वो कितने परसेंट लोग थे। और उसके बाद में उसके साथ में एक टॉपिक था हमारा श्रीलंका। श्रीलंका में भी सेम था कि सिंगली और तमिल समुदाय के बीच में टकराव था। तो आगे देखिए, हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। बेल्जियम की समझदारी, यहाँ पे क्या है, जो बेल्जियम में विवाद चल रहा था उसमें बेल्जियम के कुछ समझदार लोगों ने, नेताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया। वो जैसे कि उन्होंने इन सब बातों पे गौर किया कि जो क्षेत्रीय अंतर है, वो जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस बात का मतलब है कि क्षेत्रीय लेवल पे कितने ज़्यादा अंतर हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी उन सब चीज़ों को स्वीकार किया कि हाँ, जैसे कि डच लैंग्वेज वालों की अलग संस्कृति है, फ्रेंच वालों की अलग है, जर्मन वालों की अलग है, लेकिन सभी को स्वीकार करके सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए उन्होंने जो एक रूल बनाए, कुछ ऐसे उन्होंने कदम उठाए जो कि सभी को सही ढंग से वो स्वीकार किया गया। आगे देखिए, 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया। 4 बार संशोधन का मतलब क्या है कि देखिए, उन्होंने 1970 के से लेकर 99 के बीच में 4 बार चेंज किया। संविधान में संशोधन का क्या मतलब होता है कि संविधान में कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग संविधान का जो लेवल होता है, यानी कि जो कानून होते हैं लोगों के द्वारा फॉलो करवाए जाने होते हैं, वो कानून होते हैं। ठीक है, और संशोधन का मतलब होता है कि उसमें कुछ चेंज करना, कुछ सुधार करना, कि जो वो कानून बने हुए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सुधारा जाए। क्या पता पहले जो कानून थे वो सही से लोग उसका पालन नहीं कर रहे थे या फिर लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसको थोड़ा सुधार किया गया है जो कि लोग अच्छे से उस चीज़ को फॉलो कर सके। आगे देखिए, संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह सके, यानी कि बेल्जियम के लोगों ने, नेताओं ने ये सोचा कि जो हमारा देश है उसमें सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, सभी मिलजुल कर रह सकें। तो आगे बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल, बेल्जियम ने एक मॉडल अपनाया, उसमें कुछ रूल्स जो बताए गए हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार को डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इस बात का मतलब क्या है कि जो केंद्र की सरकार है उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले भाषा के जो मंत्री हैं उनकी संख्या समान रहेगी। इस बात का सीधा सा मतलब है कि वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ना तो डच वालों को ज़्यादा रखेंगे ना फ्रेंच वालों को ज़्यादा रखेंगे, दोनों को समान संख्या में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो लोगों में आपसी कोई भी वैरभाव नहीं रहेगा, कोई टकराव नहीं रहेगा या उसकी आशंका खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है हमारे मंत्री सेम है तो हमारे लिए भी उतना ही काम करेंगे जितना दूसरों के लिए करेंगे। करेक्ट। तो आगे देखिए, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो। इस बात का मतलब क्या है, जब उन मंत्रियों की संख्या सेम रहेगी, समान रहेगी, तो कुछ अगर विशेष कानून का मतलब होता है कोई अलग से स्पेशल लॉज अगर बनाए जाएंगे तो दोनों की सहमति ज़रूरी है। अगर एक ने मना कर दिया तो भी वो बन नहीं पाएंगे, दोनों बोलेंगे, उस बात पे एग्री करेंगे, तभी वो कानून बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। ये भी ऐसा हुआ कि जो क्षेत्रीय सरकार थी, क्षेत्र लेवल पर काम कर रही थी, उनको दे दी गई कि जो अच्छे से काम को चला सके। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स याद है आपको, वो एक राजधानी बेल्जियम की, जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। उसमें क्या है, दोनों समुदाय, उन दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व का मतलब है दोनों समान रूप से शासन को चला रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा
तीसरे स्तर की सरकार भी है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। एक तो केंद्रीय सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, उसके अलावा तीसरी जो सामुदायिक रूप से चलाई जाती है। आगे देखिए, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे ये समझा जाएगा कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो ठीक है, यानी कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। विभिन्न समूहों के बीच में टकराव की आशंका कम हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, दूसरा तर्क क्या है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ठीक है। आपको पता है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था हम चाहते हैं तो उसमें सत्ता का बंटवारा संभव है, इवन होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। अगर उसकी साझेदारी होगी, यानी कि सब मिलजुल कर काम करेंगे, तो क्या होगा, लोकतंत्र की आत्मा, यानी कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा सही मायने में सही माना जाएगा। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं, यानी कि किस हिसाब से सत्ता की साझेदारी चलती आ रही है, कैसे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। यानी कि पहले के टाइम में ऐसे क्या होता था कि उनका मानना ये था कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा नहीं हो सकता, जिसके हाथ में वो सत्ता है वो वही चलाएगा। लेकिन इसके विरोध में सत्ता की साझेदारी का विचार जो सामने आया है, जब लोगों ने ये महसूस किया कि हाँ सत्ता की साझेदारी जरूरी है, तो ये विचार हम सबके सामने आया। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, जैसे आप जानते हो बेटा कि पहले के टाइम में जो राजा थे उनके पास वो जो उसकी पूरी शक्ति होती थी, पावर होती थी, वो अपने हिसाब से उसको चलाता था। जैसे कि देखिए, और वहाँ की जो सत्ता थी, वहाँ की जो प्रजा थी राजा के टाइम की, वो प्रजा उसके सभी कानून का पालन करती थी। और राजा के हाथ में शक्ति का मतलब क्या है, वो जो चाहे जैसा चाहे किसी के साथ में बिहेव कर सकता है। जिसके फैसले लेने में आसानी होगी उनका ये मानना था। अगर फैसले की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं। उनका मतलब क्या था कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में पावर होगी तो फैसला लेना आसान होगा, और अगर बिखर गई जो सत्ता है आदि उसके हाथ में आ गई, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि अच्छी से जल्दी से फैसला लिया जाए। लेकिन आज के टाइम में ये विचार संभव नहीं है। आज के टाइम में हमारे पास क्या विचार है, देखिए, तो उसमें क्या था कि उसमें ये सोचा गया कि जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से हमारे जो आज का टाइम है, आधुनिक लोकतंत्र देखिए, आधुनिक टाइम देखिए, पहले का टाइम गया, आज के टाइम में कोई राजा नहीं है, कोई किंग नहीं है। आज के टाइम में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। हर एक देश अपने हिसाब से संविधान बनाता है, ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारे भारत का एग्जाम्पल देखिए आप, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं सत्ता के बंटवारे के। यहाँ पे देखिए आगे, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में शासन का बंटवारा। देखिए जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे देखिए, अगर एक कानून बनाता है, दूसरा उसको लागू करता है, तीसरा क्या करता है, न्याय देता है। लेकिन किसी के भी पास ये कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है भाई हाँ कोई किसी चीज़ का उल्लंघन करता है, ऐसा नहीं है। सभी एक समान मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं। जिसका जो काम है, जो कानून बनाएगा, दूसरा क्या है उसको लागू करेगा, तीसरा क्या है उनके ऊपर चर्चा करेगा और उन्हें न्याय देगा। और इसे क्या कहा जाता है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। इस बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी अंग किसी के विरोध में अपनी शक्ति का अगर दुरुपयोग करता है तो उसके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सभी अंग एक दूसरे की इस बात में ध्यान रखते हैं कि कौन अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहा है और कौन विरोध में जा रहा है। विभिन्न
संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बनता है। इससे क्या होता है, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं उनमें क्या है, संतुलन, बैलेंस बनता है। कोई ज़्यादा बड़ा या छोटा या फिर कोई उतार चढ़ाव नहीं रह पाता। आगे देखिए, सरकार के बीच विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले है हमारे पास केंद्र सरकार, दूसरी है प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, राज्य सरकार, ये आ जाती है। और तीसरी लेवल पे जो आती है, लोकल लेवल पे स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जिसे बोल देते हैं, वो सब आ जाती है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह और भाषा, धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। यानी कि अगर कहीं पर भाषा को लेकर, धार्मिक समूहों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर बंटवारा किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग कोई धर्म को मानने वाला है, दूसरे धर्म को, दूसरी भाषा को, दूसरे समूहों को, तो उनको अहमियत देते हुए उनको भी वो अधिकार दिए जाएंगे कि हाँ, आप इस देश में रहते हुए इस धर्म को मान सकते हो, इस भाषा को बोल सकते हो, इस समूह के साथ में मिलकर रह सकते हो। उनके बीच में सत्ता बांट दी जाती है ताकि कोई वहाँ पर भेदभाव ना रहे। जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का। आगे देखिए, कुछ देशों के संविधान में और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। इस बात का मतलब क्या है, कुछ देखिए, हमारे देश का उदाहरण ले लीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे कैटेगरी है, जो ऐसी कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि उनको कुछ अलग से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जनजातीय समूह, अनुसूचित जातीय समूह, इसमें क्या होता है कि ये लोग काफ़ी पिछड़े टाइम से हर एक मामले में बहुत कमज़ोर, लगा लो, इनको पिछड़े वर्ग में रखा जाता है। और इनको ये विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं, ताकि ये दूसरे लोगों को उनके समान अधिकार मिल सके या उनके समान आ सकें। दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं ताकि इनका अलग से, इनको दूसरे लोगों के समान लाने में सहायता करता है। जैसे देखिए, और कुछ होता है सामाजिक रूप से कमज़ोर, इसमें आ गया कि वो सामाजिक रूप में उनमें बहुत ज़्यादा लेवल पे वो कमज़ोर होते हैं, तो उनको क्या है, आरक्षण के रूप में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो नौकरी के बेस पे हो गई या फिर उनको कोई रहने की सुविधा के बेस पर हो गई, अनाज, खाना, भोजन उसके हिसाब से हो गई। और जैसे महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, इस बात का मतलब क्या है कि कुछ एरियाज में क्या किया जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको भी इस चीज़ में हिस्सेदारी दी जाती है कि वो विधायिका में प्रशासन के रूप में हिस्सा ले सकती हैं। यानी कि जहाँ पर ये सुविधा होती है महिला के आरक्षण के रूप में, वहाँ पर महिलाएं ही विधायिका वगैरह के चुनाव को लड़ सकती हैं, उनको ये इस बात के लिए खुली छूट दी जाती है। आगे देखिए, तो इस कहने का मतलब सीधा है कि जो संविधान में कानून बनाए जाते हैं, विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको दूसरे वर्ग के बराबर लेके आने के लिए, तो उनके लिए शक्तियाँ, ये कानून थोड़े से अलग से विशेष बना दी जाती हैं। तो देखिए बच्चे, अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं। ये जितने भी हमारे टॉपिक थे इस चैप्टर में बताया गया था। सत्ता की साझेदारी जो हमारे चैप्टर का नाम था, वो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपको बहुत से उदाहरण दिए हैं और आप ये आगे ज़रा ध्यान से राइट कर लेना नोटबुक्स पे और लर्न कर लेना। थैंक्स।